बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी बीजेपी ने कोविड मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन जारी किया है। 8588700012 ये नंबर है जिस पर कॉल कर सकते हैं। 8588870012। संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। कहा है कि कोरोना काल में इस नंबर को भी मिलाकर देख लीजिए। संगठन की ओर से कोविड मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन जारी किया है। 8588870012। इस नंबर को भी नोट कर लीजिए। इसे भी ट्राई कर सकते हैं आप, या किसी को अगर मदद हो तो उसे ये नंबर दे सकते हैं। मुसीबत के वक्त में अगर कहीं फोन ना लग रहा हो तो इस नंबर पर भी प्रयास किया जा सकता है। संगठन महामंत्री ने इस नंबर को जारी किया है। कॉल सेंटर ये बताया जा रहा है, हेल्पलाइन है ये। बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए वाराणसी के कंप्यूटर साइंस के छात्र उत्सव त्रिपाठी ने एक ऐसी हाईटेक वोटिंग मशीन तैयार की है जिसकी मदद से वोटिंग मशीन को टच किए बिना वोटर अपना वोट डाल सकते हैं। स्मार्ट वोटिंग मशीन से जहां कोरोना फैलने से रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही इलेक्शन में होने वाले देश के खर्च को भी कम किया जाएगा। 1/3% तक कमी आएगी। इसके साथ ही अफसर इलेक्शन के समय बूथ और ईवीएम की सुरक्षा में देश भर के फोर्स को बुलाकर तैनात करते हैं, जिस पर देश का काफी पैसा खर्च होता है, जान माल का खतरा रहता है। लेकिन छात्र द्वारा इस टेक्नोलॉजी की मदद से वोटिंग बूथ पर अपनी चुनिंदा पार्टी को उनके चिन्ह पर बटन दबाकर वोट दे सकेंगे। वोटर का वोट वोटिंग मशीन में नहीं बल्कि वोट स्टोरेज में जाएगा। ये ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन है। ये पूरा रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। इसको बनाने में पूरे 8,000 रुपये खर्च हुए हैं। इसको बनाने का एक मेन उद्देश्य यही था कि सरकार का पैसा कम खर्च हो और लोगों को इस टाइम कोरोना बहुत तेज़ बढ़ रहा है तो कोरोना से बचने में बहुत आसानी पड़ेगी। इससे ये पूरा रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड है। इसको यूज़ करने के लिए इसमें 2 तरह के लगे हुए हैं। एक फुट पैडल है जिससे आप पैरों के द्वारा आप वोट डाल सकते हैं, और एक टच करने के लिए वहाँ बटन लगा हुआ है, उससे आप बटन दबा के हाथों से भी आप वोट डाल सकते हैं। तो उत्सव ने ये मशीन बनाई है, 8,000 रुपए में तैयार की गई है। तो यहाँ पर आने वाले वक्त में इस टेक्नोलॉजी को कंसिडर किया जा सकता है या नहीं, हमने ये खबर दिखाई है और उत्सव का ये प्रयास सराहनीय है। स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में, उत्सव इन्होंने एक वायरलेस वोटिंग मशीन बनाया है। इस चीज़ को देखते हुए कि हम अक्सर देखते हैं पुलिस जो वोटिंग बूथ है वहाँ पे अक्सर हमला किया जाता है, कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, काफ़ी फोर्स लगाया जाता है, पुलिस फोर्स लगाया जाता है। तो इसको देखते हुए एक ये प्रोटोटाइप इन्होंने बनाया है कि आप वोट जब करते हैं तो ऐसे नॉर्मली वोटिंग मशीन में क्या होता है, जब हम वोट डालते हैं तो आपका वोट वहीं पे सेव होता है। लेकिन इस मशीन की जो खास बात वो ये है कि जब आप वोट डालते हैं तो आपका जो वोट है वो कहीं कई किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर वो वहाँ सेव होता है। तो इससे जो बूथिंग कैप्चरिंग की जो घटनाएँ हैं वो नहीं होंगी, इस तरह की हमलाएँ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान अब आफत में है। ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल से मरीज लौटाए जा रहे हैं। लीजिए, वही जिसका डर था, ऑक्सीजन की कमी, और मेयो अस्पताल में इस बात को बता दिया गया है साफ साफ तौर पर, ताकि कोई दुविधा ना रहे। कई मरीजों को लौटाया जा रहा है जिन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर्स भी क्या कर सकेंगे अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वाकई मरीजों की जान पर आफत। तो ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए तमाम कवायद तो हो रही है, लेकिन इसी बीच ऑक्सीजन कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। मेयो अस्पताल की स्थिति ऐसी है जहां ऑक्सीजन की समाप्ति का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। विवेक से जानकारी लेते हैं। विवेक, ये बताइए कि ये तमाम व्यवस्थाएं चाहे बोकारो से या दिल्ली से या जहां कहीं से भी करने की कोशिश की जा रही है, मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। जी स्नेहलता, मेयो में अभी नोटिस चस्पा कर दिया गया है वहां पर, और मेयो अस्पताल के जो मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, मैनेजमेंट है वहां का कहना, उनका कहना है कि हमको
रोज 400 सिलेंडर की आपूर्ति करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वजह से जो कोविड पेशेंट वहां पर भर्ती हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनको दिक्कत हो रही है। और आखिर स्थिति ये आ गई है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने नोटिस लगा दिया है जिसमें लिखा है कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर जो पेशेंट हैं कृपया आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है विवेक, जो वादा किया गया था? ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है। बीते 5 दिन से लखनऊ में ऑक्सीजन खत्म है और जो इंतजाम हो रहे हैं आसपास के जनपदों से, वहां से सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं। किसी तरह से अस्पतालों में आपूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि आप कोविड मरीजों को भर्ती करें, हम ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन इस मामले में लगातार फेल्योर साबित हो रहा है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य विभाग। कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में ये अस्पताल कहाँ नोटिस करेंगे, ये किसे बताएंगे, ये कहाँ से ऑर्गेनाइज हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है या सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है तो उन्हें कहीं और से मदद मिल सकती है? कोई ऐसा सिस्टम है जहां पर चीजें जुड़ी हुई हों? जी देखिए, जो अभी ये जो कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, इनको जिला प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है, पीपी किट उपलब्ध कराई जाती है, तमाम सैनिटाइजर और जो संक्रमण से बचने के तमाम उपाय होते हैं वो सब दिए जाते हैं। ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है उनको तमाम सुविधाओं से लैस करना। लेकिन इस जिम्मेदारी में असफल साबित हो रहे हैं जिला प्रशासन के अधिकारी, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। यहाँ जो प्लांट है ऑक्सीजन के, वहां भी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। लिक्विड एक ऑक्सीजन बनाने के जो लिक्विड आता है वो बाहर से आता है, अन्य प्रदेशों से आता है, तो लिक्विड की कमी होने से प्लांट ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये संकट पैदा हुआ है। फिलहाल जो स्थितियां हैं, आसपास के जनपदों से ऑक्सीजन मंगाई गई है। 2 दिन पहले कानपुर में जो ऑक्सीजन के 2 कैप्सूल आए थे वो यहाँ पर इमरजेंसी देखते हुए मंगा लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है। और तो विवेक, ये क्या हालत क्या लगभग सभी अस्पतालों की है कि अब मेयो के पास तो एकदम कमी साफ तौर पे दिखाई दे रही है, खात्मा का कगार इसे कहेंगे, क्योंकि चस्पा ही कर दिया उन्होंने नोटिस। लेकिन कहीं और किसी अस्पताल में हो ताकि चीजें, मान लीजिए किसी के पास सप्लीमेंट में एक्स्ट्रा पड़े हो तो फिर वो एक दूसरे को मदद कर सके, एक्सचेंज कर सके, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल इसने लता, यहाँ बलरामपुर है, वहाँ भी ऑक्सीजन लगभग खत्म है। राम मनोहर लोहिया में भी ऑक्सीजन नहीं है। हालांकि लोहिया में एक प्लांट लगाने की बात है, लेकिन वो कब लगेगा अभी तक उसका प्रपोजल भी नहीं आया है। शासन से जो गाइडलाइन आई है विवेक, अब इतना तो हम भी समझ गए हैं कि प्लांट भले लग जाए, लेकिन रॉ मटेरियल जो आप बता रहे हैं जिससे बनाई जाती है ऑक्सीजन, जो लिक्विड जिसकी बात कर रहे हैं, जो कच्चा पानी है, उससे अगर नहीं मिलेगा तो बना के प्लांट लगा रहेगा, काम कैसे चलेगा? रॉ मटेरियल वाली प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? जी, ये सरकार रॉ मटेरियल मंगा रही है, जो लिक्विड मंगाया जा रहा है बाहर से, ऑक्सीजन भी मंगाई जा रही है। लेकिन वो आते आते, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते। जैसा कि हाईकोर्ट ने भी कहा था कि रोटी अगर ना मिले तो आदमी रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन ना मिले तो 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, इसको लेकर बिल्कुल विवेक, यहाँ बहुत ज्यादा हौसले की जरूरत है, बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत है, जिसकी परीक्षा ही है ये आज का दौर। देखते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द ऑक्सीजन का इंतजाम कब तक कर पाता है। विवेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुशीनगर की खबर, जहां पर पुलिस को बिना मास्क वाले शख्स से सख्ती करना कितना भारी पड़ा। देखिए कितने समझदार लोग हैं, जो उनकी भलाई की बात की जा रही है तो समझ में नहीं आ रहा है, और चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मारकर फरार हो गया। गाड़ी में बैठे चौकी इंचार्ज ने जब सख्ती दिखाई, ये समझ नहीं रहे हैं, मेरी मर्जी मैं मास्क ना लगाऊं ये तब चलेगा जब आप किसी और ग्रह पर बैठे हो, धरती पर हैं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी की कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सार्वजनिक स्थान पे आप जब मास्क नहीं पहनते हैं, बिना सिम्टम वाले अगर पॉजिटिव हुए ये ऐसे लोग, तो ये बाकियों को बांटेंगे। तो यहां सख्ती करने पर ऐसी तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल के कर्मचारी की लापरवाही के चलते 2 अलग अलग समुदाय के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई, लेकिन उसके बाद उनके शवों की अदला बदली का मामला सामने आया। अस्पताल के स्टाफ ने कोरोना पॉजिटिव मरीज नासिर के शव को परिजनों को राम प्रसाद का शव समझ के सौंपा, और ये राम प्रसाद का शव नासिर के परिजनों के पास पहुंचा। तो कुल मिलाकर प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों का अंतिम संस्कार करना था, लेकिन मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में शाह बुलाकी साहब की जियारत के पास कब्रिस्तान में रीति रिवाज के साथ शव दफन हुआ। वहीं अस्पताल की तरफ से राम प्रसाद का शव दिया गया नासिर को।
और नासिर के घर वालों को, जहां वो दिल्ली रोड के लोको शेड मोक्षधाम पहुंचे। लंबी लाइन थी तो 4 घंटे का वक्त लग गया। 4 घंटे के वक्त के बाद जैसे ही चिता पर शव को रखा गया तो किसी को परिजनों में शक हुआ। शव को लेकर चेहरा देखने की बात सामने आई, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आ गया। तो एसडीएम ने सदर प्रशांत तिवारी ने जानकारी करके रामपुर से नासिर के परिजनों को कॉल करके बुलवाया। नासिर का शव एम्बुलेंस में रखवाकर शमशान घाट से कब्रिस्तान भिजवाया गया। हम 4 घंटे से जब मोक्ष धाम में लगे रहे, हमारा नंबर नहीं आया। इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है कोविड के चक्कर में। जब हमारा 4 घंटे के बाद नंबर आया और लकड़ियाँ वगैरह हमने लगा ली, तो जब हमने डेड बॉडी को उठा करके रखने की कोशिश करी वहाँ, तो इत्तेफाकन जब हमने, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पन्नी में वो लिपटी भी थी बॉडी, तो जब हमने उस बॉडी को देखा तो वो बॉडी हमारी नहीं थी। उसके बाद हमने अस्पताल वालों से, कॉस्मोस वालों से कांटेक्ट करा। हमने उनसे बात करी कि भाई हमारी बॉडी कहाँ है, ये जो 2 तुमने हमें बॉडी दी है ये हमारी बॉडी नहीं है। उन्होंने कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया और ये कह करके डाल दिया कि जो हमने दिया उसी को आप अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके चलते अब शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। शहरी क्षेत्र में बाजार 2 बजे तक ही खुलेंगे। नए नियम को लेकर एसडीएम ने पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं खटीमा में ही पुलिस ने नाइट कर्फ्यू लागू होते ही बाजार बंद करवाना शुरू कर दिया। बेवजह घूम रहे लोगों को घर भेजने का काम शुरू किया। बड़ी खबर लखनऊ से है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है। जस्टिस बीएस चौहान की कमेटी ने यह क्लीन चिट दी है। 8 महीने की जांच चली, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और पुलिस के बयान के खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं सामने आए। सूत्र ये बताते हैं, तो ना सबूत ना गवाह, और इस पूरे मामले पर पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। तो बिकरू मामले में विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर पुलिस के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे कि एनकाउंटर फर्जी है, इस पर अब ना कोई चश्मदीद सामने आया, ना कोई सबूत मिले जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुलिस को राहत है। यूपी और उत्तराखंड के बीच मोहंड क्षेत्र में शुरुआती समय से अब तक मोबाइल नेटवर्क सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने संचार मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया कि करीब 12 किलोमीटर दूर के इस पैच में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से निजात दिलाई जाए। इस पूरे वन क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण कई ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई लोगों की जान इसलिए चली गई कि उनका संपर्क दूसरे से नहीं हो पाया। लिहाजा अब राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के इस बेहतर प्रयास से जल्द ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आने वाले वक्त में मोबाइल नेटवर्क की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच मोहंड क्षेत्र में, और इस मोहंड क्षेत्र में शुरुआती समय से लेकर अब तक मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊंगा, अगर किसी की गाड़ी यहाँ पर ख़राब हुई तो वो इस बात के इंतज़ार में रहता है कि कौन उसकी हेल्प करेगा। सीधे तौर पर एक गाड़ी ख़राब है, चालक परेशान है, लेकिन एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ये देखिए 12 किलोमीटर का करीब ये वन क्षेत्र है, जहाँ पर सिर्फ सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई है तो मोबाइल नेटवर्क की है, जिसके चलते अब उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने एक बेहतर प्रयास और एक अच्छी पहल की है। संचार मंत्री से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द करीब इस 12 किलोमीटर के पैच में जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, मोबाइल नेटवर्क है, उसकी व्यवस्था को बहाल करे और साथ ही साथ जो लोगों को यहाँ पर समस्या होती है उससे निजात मिले। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का एक बड़ा और सराहनीय ये प्रयास है, और जिस तरह से शुरुआती समय से लेकर अब तक मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम यहाँ से आने वाले लोगों के सामने रहती है, उससे उनको ज़रूर निजात मिलेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ मोहन से विनोद कुमार।